साहित्य शास्त्र के पेपर में काव्य का भेद यह एक यूनिट है जिसमें हमें महाकाव्य का स्वरूप और उसके भारतीय तत्वों को देखना है। अब महाकाव्य का स्वरूप और भारतीय तत्व देखने से पहले हमें काव्य क्या है यह पहले जान लेना बहुत ही आवश्यक है। अब प्राचीन काल से लेकर आज तक जो काव्य शब्द इस्तेमाल किया गया है वो कविता के रूप में किया गया, लेकिन आधुनिक गद्य की निर्माण जो है या गद्य का निर्माण जो है प्राचीन काल में नहीं हुआ था, तो काव्य और साहित्य ये एक ही रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आधुनिक काल में जैसे जैसे मुद्रण तंत्रों का विकास होता चला गया, उसके साथ साथ गद्य का विकास होता चला गया, उसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध बहुत सारे लिखे गए और गद्य का आविष्कार भी हो गया। लेकिन इसमें भी काव्य की महत्ता जो है थोड़ी सी भी कम होती हुई हमें दिखाई नहीं देती है। तो चलिए हम देखते हैं कि काव्य के प्रमुख भेद कौन से हैं। अब काव्य के भेद के बारे में यदि जानना है तो काव्य के प्रमुख भेद के रूप में हम देखते हैं कि एक है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य इन दोनों में अंतर क्या है ये हमें पहले जान लेना आवश्यक है। तो प्रबंध काव्य यदि हम देखते हैं तो इसमें प्रमुख कथा जो होती है उसमें एक प्रमुख कथा का आदि से अंत तक एक उसमें क्रमबद्धता होती है, एक सूत्रता होती है, उसमें आपको कहीं भी गड़बड़ी नहीं दिखाई देगी। उसमें छंदों की योजना हो, कथा की योजना हो, सर्ग की योजना हो, बहुत अच्छी तरीके से की गई होती है। वह काव्य जो होता है आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप में जो है चलता है। अब प्रबंध काव्य के भी दो भेद आते हैं, एक है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। और काव्य के भेद में जैसे प्रबंध काव्य जैसे मैंने आपको बताया, उसी तरह मुक्तक काव्य भी है। इसमें कथाक्रम कोई भी जो है अनिवार्य नहीं होता है और इसमें न कोई छंदों की योजना होती है, एक पंक्ति का दूसरी पंक्ति से या एक दोहे का दूसरे दोहे से कोई भी संबंध जो है आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देता। इसलिए आपको मुक्तक काव्य जो जैसे इसे कहा गया है, और मुक्तक काव्य में भी पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक ऐसे दो भेद जो आते हैं। बिहारी का काव्य आप देखेंगे तो वह मुक्तक काव्य के अंतर्गत जो है आपको दिखाई देगा। अब प्रबंध काव्य के दो भेद, एक है महाकाव्य और दूसरा आता है खंड काव्य। अब महाकाव्य और खंड काव्य इसके बारे में यदि हम जानते हैं तो महाकाव्य और खंड काव्य में काफ़ी आपको अंतर दिखाई देगा। महाकाव्य बड़ा होता है, विस्तृत होता है, विशाल होता है, और खंड काव्य जो होता है एक जीवन के किसी एक खंड या उसे एक अंश का चित्रण होता है खंड काव्य। खंड काव्य में सर्गों की सीमा होती है और महाकाव्य में 7 से या 8 से ऊपर सर्ग जो है आपको दिखाई देंगे। और महाकाव्य के बारे में हम महाकाव्य के स्वरूप के बारे में हम यदि जानते हैं तो देखिए कि महाकाव्य ये जो है महत और काव्य ये दो शब्दों से मिलकर जो है महाकाव्य जो है यह शब्द जो है बना हुआ हमें दिखाई देता है। यानी देखिए कि महत माने बड़ा, एक बड़ा काव्य, विस्तृत काव्य, विशाल काव्य, ठीक है। और वह केवल आकार के रूप में नहीं तो उद्देश्य के रूप में, विशेष के रूप में भी वह महान जो है होता है। महाकाव्य में जीवन के एक विस्तृत रूप का जो है आपको वर्णन जो है दिखाई देगा। उसके साथ साथ यदि खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य में किसी जीवन के एक भाग या किसी खंड का चित्रण होता है। जैसे देखिए कि रामचरितमानस और पद्मावत की यदि हम बात करें, जैसे रामचरितमानस में राम के जीवन का विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है, जिसमें उनके बचपन से लेकर सीता स्वयंवर हो, रावण द्वारा सीता का अपहरण हो, या अंत में सीता के ऊपर जो है राम के द्वारा ली गई शंका हो, इस सब का वर्णन जो है आपको रामचरितमानस में दिखाई देगा। तो जब वैसे ही पद्मावत जो जयसी ने लिखा है वह भी एक विस्तृत और एक विशाल महाकाव्य दिखाई देता है, जिसमें रत्नसेन और रानी पद्मावती का चित्रण जो है या उनके प्रेम का चित्रण विस्तृत रूप में किया हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो पद्मावत में भी एक महान उद्देश्य को लेकर यह महाकाव्य जो है रचा गया है। जैसे इनका जो प्रेम है वह केवल लौकिक धरातल का प्रेम नहीं है, वह अलौकिक धरातल का प्रेम जो है यहाँ पर दिखाया गया है। अब
महाकाव्य के स्वरूप के बाद देखने के बाद हमें जो है महाकाव्य के जो भारतीय तत्व है उनको पहले जो है समझ लेना अनिवार्य है। अब महाकाव्य के भारतीय तत्वों को जानने से पहले जो है हम देखेंगे कि अग्नि पुराण में जो है महाकाव्य के बारे में क्या लिखा गया है। तो संस्कृत साहित्य में बहुत सारी बातें जो है, संस्कृत आचार्य ने भी महाकाव्य के बारे में बहुत सारी बातें जो है कही गई है। जैसे अग्नि पुराण में महाकाव्य के बारे में या महाकाव्य की विशेषताओं के बारे में जो है अत्यंत विस्तृत रूप में बताया गया है, लेकिन हम एक कुछ चंद मुद्दों के आधार पर उसका जो है विश्लेषण करेंगे। उसकी विशेषताएं देखिए कि महाकाव्य अग्नि पुराण के अनुसार महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होती है। इसमें सर्ग जो है विभिन्न वृत्तांत वाले और विस्तृत होते हैं। इसका कथानक जो होता है वह इतिहास प्रसिद्ध अथवा किसी महात्मा या किसी सज्जन व्यक्ति के आधार पर जो है इसका कथानक जो है बनाया हुआ होता है। उसमें शक्वरी हो, जगती हो, अति जगती हो आदि जात वाले पुष्पी दाग्राती छंदों का प्रयोग होता है। यानी विभिन्न छंदों का इसमें जो है अलग अलग छंदों का प्रयोग जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसमें नगर हो या चंद्र हो, सूर्य हो, पर्वत हो, इसका भी वर्णन आपको महाकाव्य में देखने को मिलेगा। इसमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता रहने पर भी उसमें प्राण स्वरूप रस जो है व्यापक रूप में जो है रहता ही है। उसमें विश्वविख्यात नायक के नाम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति होना बहुत ही महत्वपूर्ण जो है होता। साथ ही महाकाव्य का जो प्रारंभ होता है, उसकी प्रारंभ जो होता है उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग जो है नहीं होता है। तो ये अग्नि पुराण के अनुसार जो है महाकाव्य क्या है इसके बारे में हमने देखा है। तो उसके साथ साथ आचार्य भामह हो, आचार्य दंडी हो, इन्होंने भी महाकाव्य के बारे में जो कुछ है अपने लाक्षणिक ग्रंथों में जो है लिख रखा हुआ है। उसमें हम देखते हैं कि उनके अनुसार भी महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होना चाहिए। यानी सर्गों का जो है योग्य जो है नियोजन उसमें होना चाहिए। प्रारंभ में आशीर्वचन, स्तुति या कथावस्तु का संकेत जो है प्रारंभ में होना चाहिए। कथावस्तु इतिहास अथवा किसी सज्जन व्यक्ति के सच्चे जीवन को लेकर जो है लिखी जानी चाहिए। उदात्त गुणों से युक्त जो है नायक जो है होना चाहिए। या महाकाव्य को विविध वृत्तांतों से युक्त जो है लोकरंजन यानी लोक मनोरंजन से युक्त होना चाहिए। इसमें काव्य जो है, प्रस्तुत काव्य जो है युगों और कालों तक अमर होने वाला ये जो है काव्य होना चाहिए। अब ये जो है अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग जो है विचार जो है प्रकट किए हैं। हम विस्तृत रूप में तो इन सभी का संस्कृत आचार्यों का वर्णन जो है महाकाव्य में के बारे में जो दिया है वह सभी वर्णन जो है हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो केवल हम महाकाव्य के जो प्रमुख भारतीय तत्व जो विद्वानों द्वारा जो विशेषताएं बताई गई है उसके आधार पर कुछ भारतीय तत्व जो है महाकाव्य के जो बनाए। जैसे हमने महाकाव्य क्या है यह हमने पहले ही देख लिया है कि महाकाव्य एक बड़ा काव्य, विशाल काव्य जो होता है जिसमें सर्गों की योग्य जो है रचना जो है की जाती है। 7 से या 8 से ऊपर उसमें सर्ग होते हैं और महत उद्देश्य को लेकर ये काव्य लिखा गया होता है। इसके लिए इसे महाकाव्य जो है कहा गया। अब खंड काव्य और महाकाव्य में इसी बात का अंतर है। जैसे खंड काव्य के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश का जो है चित्रण होता है। जैसे सैरंध्री यह जो खंड काव्य हम मैत्रेय सेनगुप्त द्वारा लिखा हुआ है उसके बारे में हम यदि चर्चा करते तो सैरंध्री में केवल महाभारत के एक अंश का, एक घटना का, एक स्थिति का चित्रण किया गया है। इसी कारण वह खंड काव्य के कोटि में जो है आता है। लेकिन महाकाव्य जैसे रामायण हो, रामचरितमानस हो, इसमें राम के विस्तृत जीवन, पूरे जीवन का वृत्तांत जो है आपको वहाँ पर मिलेगा। इसलिए इसे महाकाव्य का दर्जा जो है दिया जाता है। तो महाकाव्य में कौन सी बातें आनी चाहिए, तत्व यानी क्या, उसमें कौन सी बातें आनी चाहिए जिसके कारण वो महाकाव्य जो है बनता है। या इसमें यदि ये तत्व नहीं होंगे तो उसे हम महाकाव्य नहीं कह सकते हैं। अब महाकाव्य के भारतीय तत्वों को यदि हम जान लेते हैं तो उसमें पहला तत्व जो है वह आता है कथावस्तु। अब कथावस्तु की बात यदि हम करते हैं तो कथावस्तु देखिए कि महाकाव्य के कथानक का आधार जो है इतिहास,
पुराण, समाज और कल्पना पर जो है आधारित होता है। आधार के अनुसार कथानक के देखिए कि प्रख्यात, मिश्रित और कल्पित, ये 3 भेद जो है स्वीकार जो है किए गए हैं। अब महाकाव्य के कथानक या कथावस्तु के बारे में हम जानना है तो समाज का कोई ऐसा घटक हो, समाज का कोई ऐसा महत्वपूर्ण नायक हो, उसको लेकर, उसके चरित्र को लेकर भी महाकाव्य जो है लिखा जाता है। पुराण का कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जिसको हम समाज के सामने एक आदर्श के रूप में पेश कर, इतिहास का कोई ऐसा सुप्रसिद्ध चरित्र संपन्न वाला एक हाथ चरित्र हो या नायक हो, उसके ऊपर भी कथा वस्तु जो है महाकाव्य की आधार या कल्पना पर आधारित भी महाकाव्य जो है लिखे जा सकते हैं। अब कथा वस्तु इसकी जो होते हैं तो महाकाव्य के कथानक को बहुआयाम व्यापक होना चाहिए। कवि को जीवन के किसी भी घटना का वर्णन पूरी मार्मिकता एवं सूक्ष्मता के साथ करना आना चाहिए। यही कारण है कि महाकाव्य के जीवन की सभी परिस्थितियों, घटनाओं और रूपों का वर्णन जो है विस्तृत रूप में जो है किया जाता है। महाकाव्य में सजीवता लाने के लिए कथा वस्तु में सर्वत्र सक्रियता का होना जो है आधारित होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से कथा वस्तु होती है और उसमें भी कथा वस्तु में भी जैसे मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसंहार आदि बातों का होना भी जो है जरूरी होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि महाकाव्य का एक प्रमुख कथा वस्तु, यानी बिना कथा के तो महाकाव्य बन ही नहीं सकता। यदि कथा ही नहीं है, उसके लिए कोई घटना ही नहीं है, कोई चरित्र नायक ही नहीं है या किसी चरित्र नायक पर वह कथा आधारित ही नहीं, यानी कथा ही नहीं है तो, या कथा वस्तु ही नहीं है तो महाकाव्य जो है नहीं बन पाता। तो महाकाव्य का प्रमुख तत्व जो है कथा वस्तु आता है। उसके बाद जो है आता है नायक। अब बहुत सारे पात्र जो है महाकाव्य में आते हैं, नायक के साथ साथ भी बहुत सारे पात्र जो है आते हैं। नायक होता है, नायिका होती है, अनेक पात्र जो है उसके साथ साथ आते हैं। लेकिन इसमें प्रमुख जो पात्र होता है, प्रमुख जो होता है उसमें होता है वो नायक। अब नायक अलग अलग प्रकार के होते हैं। वह अलग अलग प्रकार में से किसी भी एक नायक को लेकर भी या सभी प्रकार के नायकों को लेकर, उसके व्यक्तित्व को लेकर भी महाकाव्य लिखा जाता है। तो नायक किस प्रकार के होते हैं? तो धीरोदात्त होता है, धीर प्रशांत होता है और धीर ललित जो है नायक जो है होता है। और लेकिन इसमें से जो है नायक जो होता है महाकाव्य का जो है एक प्रमुख पात्र जो है होता है, वह एक जन्म से देवता हो, राजा हो, ब्राह्मण हो अथवा वैश्य में से किसी से भी संबंधित हो। एक महाकाव्य में यो तो एक ही नायक रहता है, किंतु आवश्यकता यदि एकाधिक नायक की रही, यानी एक के अनुसार एक से अधिक भी नायकों की आवश्यकता रहती है तो भी अनेक नायक जो है होते हैं, लेकिन वो अशास्त्रीय नहीं लगने चाहिए। किंतु इस स्थिति में यह ध्यान रखना होगा कि सभी नायक एक ही वंश से संबंधित हो, एक ही वंश से। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एक ही वंश से वह संबंधित हो। जैसे कालिदास के रघुवंश में एकाधिक नायक है, किंतु वे सभी एक ही वंश से संबंधित दिखाई देते हैं। कालिदास के नायक के बारे में हमने अभी देखा। साथ साथ में देखिए कि जैसे कि कालिदास के काव्य में ऐसे नायक मिलते हैं, अनेक नायक मिलते हैं, लेकिन उसमें भी एक वंश के नायक होते हैं। ठीक है, यानी उसका जो वर्णन है वह एक वंश से ही संबंधित होता है। नहीं तो हम अलग अलग वंश के नायकों का चित्रण जो है महाकाव्य में करेंगे तो वह महाकाव्य में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो नायक का चरित्र निश्चय ही समाज में सद्वृत्तियों का विकास या सद्वृत्तियों की स्थापना करने वाला होना चाहिए। विनाश करने वाला चरित्र का जो है वर्णन वहाँ पर हमें नहीं करना चाहिए। उसकी बात आता है नायक जो है महाकाव्य के भारतीय तत्वों में जो है प्रमुख रूप में लिया गया है। उसके बाद आता है रस। अब रस वास्तव में होता क्या है कि काव्य हो, नाटक हो, जिसे पढ़ने के बाद या देखने के बाद जो एक आनंद अनुभूति हमारे मन में तैयार हो जाती है उसे हम रस कहते हैं। तो रस के अलग अलग प्रकार है, श्रृंगार है, वीर है, करुण है, शांत है, भयानक है, अद्भुत है, भक्ति है। लेकिन महाकाव्य के तत्वों के बारे में हम जानते हैं तो महाकाव्य में रस तत्व प्रमुख रूप से आना चाहिए और
उसमें भी श्रृंगार, वीर और करुण रस जो है प्रमुख रूप से आने चाहिए। और बाकी की जो रस है उसके स्वरूप या महाकाव्य की महत्ता को बढ़ाने के लिए उनकी भी आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग जो है होना चाहिए। तो महाकाव्य में जैसे देखिए कि किसी प्रेम प्रसंग, राम और सीता के प्रेम प्रसंग का वर्णन करना है तो वहाँ पर श्रृंगार रस तो आने वाला है, और उसमें भी भेद हो सकता है, चाहे वह श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार हो सकता है, यानी नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो सकता है, या उसके बिछेड़ने का, और बिछेड़ने के वर्णन के लिए हम वियोग श्रृंगार भी कर सकते हैं, तो उसमें वो आता है। युद्धों का वर्णन होता है तो वीर रस का वहाँ पर वर्णन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है, या भक्ति का वर्णन आता है, वहाँ पर किसी देवता की भक्ति की जाती है तो वह भक्ति रस के अंतर्गत जो है आता है। उसके बाद आता है दूसरा तत्व, उसके बाद का आता है, यानी चौथा तत्व है वर्णन। अब वर्णन किस किस बात का आना चाहिए, तो महाकाव्य में बहुत सारे वर्णन आते हैं, जैसे यात्रा का वर्णन होता है, युद्धों का वर्णन तो मुझे लगता है कि बहुत बार आता है, जैसे रामचरितमानस देखेंगे या जयसी का पद्मावत देखेंगे, कोई भी, या महाभारत देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि उसमें युद्धों का वर्णन जो है प्रमुख रूप से आता है। अब इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि युद्धों का वर्णन किस तरह से आना चाहिए, किस तरह से युद्ध घटित होते हैं उसका वर्णन आना चाहिए, ये भी उस कवि को मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ प्रेम का वर्णन, प्रेम प्रसंगों का वर्णन भी जो है आना चाहिए, प्रकृति के नाना रूपों का वर्णन भी जो है वहाँ पर आना चाहिए। अब प्रकृति में अलग अलग प्रकार से उद्दीपित करने वाली प्रकृति का वर्णन भी जो है आ सकता है प्रकृति में जो है, क्योंकि प्रकृति वर्णन के बिना काव्य की कल्पना करना, और उसमें भी महाकाव्य या खंड काव्य की कल्पना करना जो है अत्यंत जो है निकृष्टता उसे हम समझ लेंगे। तो इसी कारण प्रकृति का वर्णन जो है महाकाव्य में प्रमुख रूप से आता है। या विवाहों का वर्णन जो है, हम देखते हैं कि विवाह प्रसंगों का वर्णन जो है वहाँ पर होता है। तो भारतीय आचार्यों के मतानुसार जो है महाकाव्य में विविध प्रकार के वर्णन होने चाहिए। यह वर्णन बहुत ही व्यापक और बहुआयामी होने चाहिए। कवि को चाहिए कि वह यह वर्णन पूरी मार्मिकता, सूक्ष्मता और सटीकता से उसका वर्णन जो है अनेक प्रसंगों का वर्णन जो है वहाँ पर करे। अब बात आती, या समुद्र वर्णन भी हो सकता है, रात्रि का वर्णन, वर्षा का वर्णन, या विभिन्न ऋतुओं का वर्णन, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधों का वर्णन, जैसे हम प्रकृति में भी वही बातें आती है, लेकिन इसका वर्णन जो है वहाँ पर आना चाहिए। छंद योजना जो है उसमें जो है होनी चाहिए। छंदों की योजना भी यहाँ पर हमने पीपीटी में वो नहीं लिया है, लेकिन छंद योजना भी महत्वपूर्ण रूप में वहाँ पर होनी चाहिए। घटना या संदर्भ वैशिष्ट्य के कारण महाकाव्य के लिए छंदों का प्रयोग की दृष्टि से अनेक रूपता उसमें होनी चाहिए, क्योंकि महाकाव्य में क्रोध, लोभ, मोह, राग, विराग, ईर्ष्या, ऐसे घृणा आदि जो है अलग अलग प्रसंग के अनुरूप वहाँ पर आते रहते हैं। तो इन सभी भावों की कुशल अभिव्यक्ति के लिए एक ही छंद में हो नहीं सकती, यानी एक ही छंद में हम सभी भावों की अभिव्यक्ति जो है नहीं कर सकते, तो अलग अलग छंदों का प्रयोग जो है उसमें आना चाहिए। उसके बाद आता है उसके बाद का तत्व जो आता है भाषा शैली। अब भाषा शैली की बात हम करें तो महाकाव्य की शैली में अपेक्षित गंभीरता होनी चाहिए। इसकी भाषा जितनी सहज, लाक्षणिक और स्वाभाविक हो, उसी के साथ साथ वह संप्रेषणीय और पाठकों तक बातों को अच्छी तरह सटीक रूप में बातें पहुंचाने वाली वह भाषा जो है होनी चाहिए। और पाठकों के मन में कोई भ्रम उत्पन्न हो, ऐसी भाषा का प्रयोग जो है हमें पूर्णतः शुरू में वह उसको टालना जो है चाहिए। यानी पाठकों के ऊपर प्रभाव जो है डालने वाली भाषा का प्रयोग जो है वहाँ पर आना चाहिए, यानी कोमल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कठोर भाषा का वहाँ पर ज़्यादातर प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। शैली जो है अलंकारिक शैली, वर्णनात्मक शैली या कभी कभी आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग भी वहाँ पर हो सकता है, लेकिन सहज, अलंकारिक और प्रभावी भाषा शैली का प्रयोग जो है यहाँ पर होना चाहिए। उसके साथ साथ जो एक प्रमुख तत्व आता है वह है महाकाव्य का, भारतीय तत्वों में एक जो है तत्व प्रमुख है वह है उद्देश्य। अब उद्देश्य की बात करें तो हम पहले भी हमने बताया कि महाकाव्य का उद्देश्य जो है महान होना चाहिए, यानी
महाकाव्य का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, महान होना चाहिए। उसमें छोटे उद्देश्य को लेकर जो है महाकाव्य कभी भी नहीं लिखा जाता है। जैसे भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य के उद्देश्य जो है अलग अलग रूप में स्पष्ट किया है। इस संबंध में दंडी और हेमचंद्र का कथन है कि महाकाव्य में धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इन चारों में से किसी एक की प्राप्ति जो है होनी चाहिए। नायक या तो किसी परोपकार के लिए या सिद्धांत की रक्षा के लिए अपने जीवन को व्यतीत करता है, या विजय द्वारा किसी समृद्धि को प्राप्त करता है, या अपना दुर्लभ कार्य सिद्ध करता है, या मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। इस चित्रण की विभिन्न परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में किया जाता है। अतः महाकाव्य एक युग प्रवृत्त संघर्ष की चेतना देने वाला जो है महाकाव्य जो है वहाँ पर आना चाहिए। यानी महाकाव्य का उद्देश्य जो है अत्यंत महान होना चाहिए। समाज के सामने वह आदर्श रखने वाला महाकाव्य का उद्देश्य जो होना चाहिए। उसमें निकृष्ट दर्जा का जो है उद्देश्य जो है वहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो इसी कारण जो महाकाव्य का उद्देश्य जो है महान होता है। तो आज के इस वीडियो हमने देखा कि महाकाव्य के स्वरूप क्या है और उसके भारतीय तत्व क्या है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही, आज के लिए काफ़ी है। तो हमने आज केवल इतना ही देखा है कि महाकाव्य का स्वरूप और महाकाव्य का भारतीय तत्व। अगले वीडियो में हम प्रगीत के बारे में जानने वाले हैं। तो आपको यदि कोई शंका समाधान हो तो आपके मन में कोई शंका समाधान हो तो शंका या कोई प्रश्न हो तो आप हमें कांटेक्ट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी वह बातें मुझे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।